मनोवैज्ञानिक आधार क्या है उसके। मनोवैज्ञानिक मतलब कि हम ये कहते हैं जबकि शिक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तो हर व्यक्ति के लिए है वो, और हर व्यक्ति का मनोविज्ञान अलग अलग होता है। हर व्यक्ति के सीखने की क्षमता अलग होती है, हर व्यक्ति की योग्यता अलग होती है, व्यक्तियों की रुचियां अलग अलग होती हैं, उनकी जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। तो व्यक्तियों की इसी अलग अलग जरूरतों को, उनकी रुचियों को, उनकी क्षमताओं को समझने के लिए हमें शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधारों को समझना जरूरी है, ताकि विद्यालयों में या महाविद्यालयों में यानी कि कॉलेजों में जो शिक्षा दी जाती है वो इस तरह से दी जाए कि वो सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करे, वो सभी को अपने जीवन में विकास करने का अवसर दे पाए। इसीलिए हमें शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधारों को जानने की जरूरत है। इसमें हम देखते हैं बच्चे की हर बालक अपने आप में अनोखा होता है। सबसे पहला मनोवैज्ञानिक आधार शिक्षा का ये है कि हम ये मानकर चलते हैं, जब भी किसी बच्चे को स्कूल लेकर आने की बात करते हैं या कॉलेज में लेकर आने की बात करते हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि हर बच्चा अपने आप में अनोखा होता है। और उसके अनोखेपन का आधार क्या है कि उसकी अपनी जरूरतें होती हैं, उसकी अपनी कुछ प्रेरणाएं होती हैं जिनकी वजह से वो काम करता है, उसकी रुचियां अलग होती हैं, उसकी जीवन के अपने उद्देश्य होते हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उसकी बुद्धि अलग होती है, उसका सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण भी अलग होता है। और इसलिए आप देखेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो इतनी ज्यादा होती है कि एक ही परिवार के अगर 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे अलग अलग बुद्धि के होंगे, अलग अलग रुचियों के होंगे, उनको अलग अलग चीजें पसंद होंगी, वो अलग अलग काम कर सकते होंगे। तो वो कैसे, तो उनके लिए किस तरह की शिक्षा हो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा दे दी, एक ही तरह से शिक्षा दे दी, तो फिर शिक्षा शायद अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगी, वो सभी व्यक्तियों के विकास में योगदान नहीं दे पाएगी। तो आपको सबसे पहले यही समझना है कि हर बालक, हर इंसान अपने आप में अनोखा होता है। तो बालक के व्यक्तिगत और संदर्भगत आयाम, संदर्भ का मतलब उसका समाज कैसा है, उसके समाज की संस्कृति कैसी है। तो बालक के व्यक्तिगत और संदर्भगत आयाम सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अंतर्गत हम निम्नलिखित तथ्यों के बारे में जानेंगे कि बच्चा अपने आप को आत्म की वो बात कर रहा है। देख रहे हैं आप, आत्म को कैसे समझता है, अपने आप को कैसे देखता है, उसकी आवश्यकताएं और उसकी प्रेरणाएं क्या है, उसकी अभिवृत्तियां क्या है, उसकी रुचियां क्या है, इनमें अंतर क्या है, उद्देश्य क्या है, महत्वाकांक्षा, बुद्धि और योग्यता, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण और लास्ट में निष्कर्ष के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आत्म का अर्थ क्या होता है। आत्म का मतलब होता है मैं अपने आप को किस तरीके से समझता हूं या समझती हूं। आपने फ्रॉइड का नाम सुना है। फ्रॉइड एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है, थे, आप कीजिए, फ्रॉइड एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने आत्म को बहुत विस्तार से समझाया है। उन्होंने इंसान के आत्म को 3 भागों में बांटा, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड को उन्होंने कहा कि वो बचपन है जब इंसान अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करता है, वो किसी को नहीं देखता, किसी को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या लग रहा है, उसको कोई मतलब इस बात से नहीं है। नंबर 2 पे आता है ईगो, यानी कि उसका अहम, यानी कि व्यक्ति जो है वो समाज के बारे में बात करता है। और तीसरे नंबर पर आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब कि इंसान धर्म के बारे में बात करता है, रीतियों के बारे में, रिवाजों के बारे में, सामाजिकताओं के बारे में बात करता है। तो अहम जो है वो बीच का जो पॉइंट है ईगो का, जिसको हम अहम कह रहे हैं, वही मुख्य रूप से आपका आत्म है, जो अपनी रुचियों का भी ध्यान रखता है और जो समाज है, धर्म है, नीतियां हैं, सामाजिक रीति रिवाज हैं, उनका भी ध्यान रखता है। तो संतुलित व्यक्ति कौन होगा? जो अपनी खुशियों का भी ध्यान रखेगा और समाज की खुशियों का भी ध्यान रखेगा। तो ऐसे में आत्म 2 रूपों में जाना जाएगा, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक आत्म कौन सा होगा? जो अपनी खुशियों, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरी करने में और समाज के जो रीति रिवाज है, समाज के जो कायदे कानून है, समाज का जो धार्मिकता है, आध्यात्मिकता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए एक संतुलन क्रिएट करेगा और अपने आप को
संतुष्ट रखेगा, अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। यानी कि वो अपनी खुशी का भी ध्यान रखेगा और समाज और देश की खुशी का भी ध्यान रखेगा। वह आत्म संतुलित होगा, उसको हम सकारात्मक मानेंगे। और नकारात्मक क्या होगा? जब आप किसी एक बिंदु के पीछे पड़ जाएंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए केवल अपनी खुशियों के बारे में ध्यान रखता है, उसका मन करता है कि वो किसी को डंडे से पीटे, तो वो बाहर निकलता है और किसी भी इंसान को डंडे से पीट कर खुश हो जाता है। तो इसे हम सकारात्मक या अच्छा आत्म नहीं मानेंगे, ये आत्म की नकारात्मक अवधारणा होगी। समझ रहे हैं? या फिर वो समाज को देखे, राष्ट्र को देखे और वो देखता है कि सब लोग तो बहुत ऊपर ऊपर चले गए, मुझे तो कुछ भी नहीं आया, अपनी कमियों को ही गिनता रहेगा, अपनी कमियों को ही जीता रहेगा, अपने आप का सम्मान नहीं करेगा, अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, दूसरे व्यक्तियों को ही अपने आप से ज्यादा बेहतर मानता रहेगा। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह नकारात्मक आत्म का माना जाएगा। समझ आया आपको? सकारात्मक कि व्यक्ति अपनी जरूरतों को खुशी खुशी पूरी कर पाता है और दूसरों का भी ध्यान रखता है, वो सकारात्मक। नकारात्मक कि व्यक्ति अपनी जरूरतों का केवल अपनी जरूरतों का ध्यान रखता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, वो भी नकारात्मक है। या फिर अपनी जरूरतों को भी ढंग से पूरा नहीं करता और अपने आप को किलसाता है, अपने आप को अपमानित करता है, अपने आप को अपने आप को कोई मूल्य ही नहीं देता, अपने आप को परेशान करता है, अपने आप को सजा देता है, तो वो नकारात्मक आत्म कहलाएगा। यहाँ पर आपको दो चीजें समझनी है कि एक होता है आत्म जब हम सकारात्मक आत्म की बात करते हैं तो एक चीज होती है आत्म छवि, यानी कि सेल्फ इमेज, कि मैंने अपने आप को कैसे जाना है। और दूसरा है आत्म गौरव, कि मैं अपने आप को किस तरह से समझता हूँ, मुझे अपने ऊपर घमंड है क्या, मैं अपने ऊपर गौरव महसूस करता हूँ या करती हूँ क्या। तो देखिए, जब एक व्यक्ति अपने आप को अपनी सोच व रुचियों के अनुसार जानता, पहचानता और प्रस्तुत करता है, वह उसकी आत्म छवि। यानी कि मैं अपने आप के बारे में क्या सोचती हूँ। मान लीजिए कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती हूँ, तो ये मेरी सेल्फ इमेज है। समझ रहे हैं? और जब कोई व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्तियों की सोच, आत्म छवि में हम अपने आप को अपने तरीके से देखते हैं, जबकि आत्म गौरव में क्या करेंगे हम कि दूसरे व्यक्तियों की सोच व व्यवहार के अनुसार खुद को जानना, पहचानना व प्रस्तुत करना है। और यदि कोई व्यक्ति दूसरों के अकॉर्डिंग अपने आप को देखता है तो ये उसका आत्म गौरव या आत्महीनता भी हो सकती है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो अपने आप को बहुत बेहतर मालिक मानता है, उसको लगता है कि वो अपने मजदूरों को बहुत बेहतर तरीके से व्यवहार करता है, उनकी सब सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, वो समाज में भी अपनी योगदान देता है। अगर उसके आसपास के लोग, उसके परिवार के लोग, उसके मित्रगण, उसके जो कर्मचारी हैं, उसके अंदर काम करने वाले, उसके साथी उन्हीं विचारों का समर्थन करते हैं जैसा कि वो अपने बारे में सोचता है, तो ये उसका आत्म गौरव होगा। लेकिन कभी कभी सिचुएशन उलट भी हो जाती है, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं लेकिन सामने वाला इंसान हमारे बहुत बुराइयां कर रहा है। तो ऐसे में जो सकारात्मक आत्म होगा वो संतुलन बनाकर रख पाएगा, नकारात्मक नहीं बनाकर रख पाएगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है आपको परीक्षा की दृष्टि से समझ लेना चाहिए कि जब एक व्यक्ति अपने आप को अपने तरीके से जानता है, पहचानता है और प्रेजेंट भी करता है, दैट इज आत्म छवि यानी कि सेल्फ इमेज। और जब वो दूसरों के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होता है तो वो उसका आत्म गौरव, अगर जो वो समझता है दूसरे लोग भी उसको वही समझते हैं तो वह स्थिति आत्म गौरव की बनेगी। लेकिन अगर उल्टा हुआ कि आपने तो कुछ और समझा था लेकिन दूसरे व्यक्तियों ने आपको बिल्कुल ही उल्टा समझ गया, तो वहां पर आपको इंसल्ट भी फील हो सकती है, आपको अपने अंदर कुछ गड़बड़ भी लग सकता है, तो वो आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। आत्म को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? अब शिक्षा की दृष्टि से देखेंगे यहाँ पर तो कि हमारी सेल्फ इमेज को कौन लोग प्रभावित करते हैं। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि आपका शरीर, यदि हम अपने शरीर से विकलांग हैं, हमारा शरीर बहुत कमजोर है, बहुत बीमार रहते हैं हम,
तो हम अपनी जो हमारा आत्म है उसकी बहुत पॉजिटिव या बहुत सकारात्मक भाव नहीं बना पाएंगे। इसी तरह मानसिक स्वास्थ्य की बात है कि यदि हमारी बुद्धि कम है, जन्म से ही कम है, या हम मानसिक रूप से पिछड़े हैं, या किसी दुर्घटना से हमारे मस्तिष्क पर कोई ऐसा प्रभाव पड़ा है कि हम सोच समझ नहीं पा रहे हैं, हम सीख नहीं पा रहे हैं इन चीजों को, इससे भी हमारा आत्म जो है वो प्रभावित होगा। क्योंकि दोनों ही स्थितियों में अगर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप दूसरे लोगों पर निर्भर हो जाते हो, और जब हम दूसरे लोगों पर निर्भर हो जाते हैं तो फिर हमारा जो अपने लिए जो एक इमेज बनती है वो ये बनती है कि हम तो बेकार हैं, हमें तो दूसरों की जरूरत ज्यादा है, हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ रही है, उनके बगैर हम जी नहीं सकते। इस टाइम से तो आपका आत्म जो है वो उससे प्रभावित होता है। नंबर 2, आयु। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है आपका अपने बारे में ज्ञान, जानकारियां बढ़ती जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यदि सब चीजें ठीक ठीक हैं तो आप का आत्म अपने प्रति समझ और दूसरों के प्रति समझ जो है वो आयु के साथ साथ बढ़ती है। इसी तरह पहले बिंदु पर फिर से आती हूँ कि जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं पूरे तरीके से तो निसंदेह आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, दूसरों की मदद कर पाएंगे, तो आप में अपने लिए भी अच्छी फीलिंग्स आएंगी, अच्छा भाव आएगा। आयु का हो गया। नंबर 3 है अनुभव प्राप्त करने के अवसर। यदि किसी बालक को अलग अलग अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं तो उसकी जानकारियां, उसकी जो समझ है चीजों को लेकर, घटनाओं को लेकर, स्थितियों को लेकर वो बढ़ेगी, यानी कि उसका ज्ञान बढ़ेगा और उसका आत्म भी बेहतर होगा। आत्म के बेहतर होने से मतलब उसका आत्म जो है वो सकारात्मक बनेगा। नंबर 4 है स्वयं को दी गई स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब होता है कि ऐसी स्वतंत्रता जिसमें आप खुद से निर्णय लेते हो। क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी होती है कि मान लीजिए पेरेंट्स आपको घुमाने तो ले गए कि आपको अनुभव मिल जाएगा, लेकिन वो वहां जाकर आपको बार बार इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये मत करो, वहां मत जाना, ये मत खाना, वो मत करना, तो आप अपने बारे में निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो जब तक आपको कोई अनुभव, आपने कोई अनुभव प्राप्त कर लिया लेकिन आपने उस पर निर्णय लेना नहीं सीखा, आप ये समझ ही नहीं पाए कि मैं इस अनुभव का इस्तेमाल कहाँ करूंगा, किस तरीके से करूंगा, तब ये माना जाएगा कि आपको स्वायत्तता नहीं मिली, आपको स्वतंत्रता नहीं मिली है, जिसकी वजह से आपकी जो जानकारियां हैं वो आधी ही मानी जाएंगी, क्योंकि उन जानकारियों का आप इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। तो शिक्षा को इससे कैसे जोड़ेंगे हम कि यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक परेशानी है तो उसकी शिक्षा की प्रक्रिया बिल्कुल अलग तरीके से चलेगी। उनका जो पाठ्यक्रम है वो अलग होगा, उनकी जो शिक्षण विधियां हैं वो अलग होंगी, उनके जो अध्यापक हैं वो अलग होंगे और उनके लिए कुछ विशेष उपकरणों की जरूरत भी पड़ सकती है। जैसे कि जो नेत्रहीन बालक है, मान लीजिए किसी को शारीरिक रूप से आंखों में कमी है, आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को पढ़ने के लिए ब्रेल की पुस्तकें जो है वो चाहिए होती हैं, या फिर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जो उनको बोल कर बताएं, क्योंकि वो देख तो पाएंगे इन चीजों को। ऐसे ही आयु में, अगर आयु के साथ साथ आपका विकास बेहतर कब होगा, जब आपकी शिक्षा की व्यवस्था बहुत बेहतर होगी, वो आपको इस तरह की चीजें आपको आगे बढ़ने के मौके देंगी। अनुभव प्राप्त करने के अवसर कि शिक्षा की प्रक्रियाएं इस तरीके से होनी चाहिए जिसमें बच्चा खुद करके सीखे, उसको वो प्रोजेक्ट मेथड से भी सीख सकता है, भ्रमण विधि से भी सीख सकता है, थिएटर से भी सीख सकता है। केवल क्लास में लेक्चर मेथड उसको ना दिए जाए, बल्कि उसको अनुभव प्राप्त करने के अवसर मिलने चाहिए। अलग अलग विधियां जब इस्तेमाल करेगी टीचर तो बच्चों को अलग अलग अनुभव भी प्राप्त होंगे। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात कि टीचर जो है वो स्कूल में, क्योंकि हम शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो विद्यालय की, महाविद्यालय की बात करेंगे कि प्रोफेसर जो होते हैं हमारे, या फिर जो हमारे अध्यापक हैं, वो बच्चों को अपने अनुभवों का इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता भी दें। क्योंकि उनके निर्देशन में जब आप स्वतंत्र रूप से अपने अनुभवों को यूज का प्रयोग जीवन की घटनाओं में करते हैं तो आप ये विश्वास बनता है कि हाँ, आप अपनी जानकारी का इस्तेमाल बेहतर ढंग से कर पाएंगे। दूसरा बिंदु है आवश्यकता और प्रेरणा। ये आधार में हमने बात की थी, आप भूलेंगे नहीं कि जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार है उसका पहला बिंदु है बालक अपने आप में अनोखा होता है। और बालक अपने आप में अनोखा होता है, इसी को समझने के लिए सबसे पहली चीज क्या है, ये सब ये जब हम बात करें आत्म
सकारात्मक या नकारात्मक, ये शिक्षा का एक मनोवैज्ञानिक आधार है जिसके इसी बेस पर बच्चों की जो आयु है निर्धारित की जाती है कि 5 साल का बच्चा पहली क्लास में और 6 साल का बच्चा दूसरी क्लास में, 18 साल का बच्चा 12वीं की परीक्षा देगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो हर चीज का ध्यान रखते हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का, आपके विकास का, आपकी आयु का, आपको किस तरह के अनुभव दिए जाएंगे, उन सब चीजों का। तो इसी में जो दूसरा बिंदु है वह है आवश्यकता और प्रेरणा। अब आपको यहाँ समझने की जरूरत है कि आवश्यकता क्या है और प्रेरणा क्या है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और कुछ उसके विकास की आवश्यकताएं होती हैं। मास्लो ने इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अपनी थ्योरी में दिया है और मास्लो ने आवश्यकताओं को 2 रूपों में देखा है, एक अभाव जनित आवश्यकताएं और एक आत्मोन्नति की आवश्यकताएं। अब अभाव जनित आवश्यकताएं कौन सी होंगी? जो किसी कमी को पूरा करने के लिए है, यानी कि मान लीजिए हमें भूख लगी है और अगर हमें भूख लगी और खाना नहीं मिलेगा तो सिर में दर्द होगा और शरीर में दर्द होगा और अल्टीमेटली आपके शरीर में कार्य करने की क्षमताएं जो है वो कम हो जाएंगी। तो ये अभाव जनित है, कमी को पूरा करने वाली जरूरतें हैं। दूसरी है आत्मोन्नति की आवश्यकताएं। आत्मोन्नति यानी कि जब आपकी मूल आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, या मैं कहूँ कि जो अभाव जनित आवश्यकताएं हैं जब वो पूरी हो जाती हैं तब आप अपने आत्म के विकास के बारे में सोचते हैं। आत्म, जैसे हमने भी पहले पॉइंट में बात की कि कौन सा आत्म बेहतर होगा, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे या सिर्फ समाज के बारे में सोचे या फिर दोनों में संतुलन स्थापित करते हुए अपने बारे में सोचे। वो वाली जरूरत जो पूरी करेंगे उनको कहते हैं आत्मोन्नति की आवश्यकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका आवश्यकता का अर्थ यहाँ पर देखेंगे कि जीवन को जीने के लिए व्यक्ति को जिन भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वस्तुओं एवं वातावरण की जरूरत होती है उन्हें हम आवश्यकता के रूप में जानते हैं। किसको? जीवन को जीने के लिए और विकास करने के लिए। ठीक है, तो मास्लो के अकॉर्डिंग हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान की जो अभाव जनित आवश्यकताएं होती हैं वो कौन सी होती हैं। सबसे पहली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता, यानी कि आपके शरीर की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर किसी व्यक्ति की ये तीनों जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो सेकंड नंबर पर जो पॉइंट आएगा आपकी जरूरतों का वो है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, यानी कि व्यक्ति को ये महसूस होता है कि जो अब शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई है, रोटी भी मिल गई है, कपड़ा भी मिल गया है, मकान भी मिल गया है, तो अब लगता है कि ये इनकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने आज तो रोटी खा ली मुझे कल नहीं मिलेगी, दिमाग में टेंशन रहेगी। तो एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि इतना खाना है मेरे पास कि अगर अगले कुछ दिनों में काम ना भी करूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करेगा, उसके बाद वो बात करेगा कि ये जरूरतें हमेशा पूरी होती रहे, यानी कि इसका एक सिक्योरिटी रही है हमारे पास। जब वो सिक्योरिटी भी मिल जाती है तो तीसरी आवश्यकता आती है प्रेम एवं संबंधता की आवश्यकता, कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक रिलेशन चाहता है, प्यार चाहता है, वो चाहता है कि लोग उससे जुड़े और वो भी लोगों से जुड़े। ये वो सामाजिकता की बात है। जहां तक जो आप सुरक्षा की बात करते हैं वह व्यक्तिगत है, मुख्य रूप से आप देंगे अपने शरीर की आवश्यकता है, अपनी सुरक्षा। लेकिन अगर वो प्रेम और संबंधता की बात करता है तो वो दूसरों से जुड़ने की भी बात करता है। जब प्रेम और संबंधता हो जाएगी, आप लोगों से जुड़ जाएंगे, आपकी फैमिली बन जाएगी बेसिकली। ठीक है, जब आपकी फैमिली भी बन जाएगी तो फाइनली आपको एक जरूरत फिर महसूस होती है और वो जरूरत है रिस्पेक्ट की, सम्मान की। अब आपको केवल प्यार से काम नहीं चलेगा कि आपके बच्चे आपको प्यार करें, आपकी वाइफ आपको प्यार करे, आपके दोस्त आपको प्यार करें। अब आपको लगता है कि उस प्यार में एक सम्मान, एक इज्जत की फीलिंग भी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि प्यार सिर्फ इसलिए करें क्योंकि आप बेचारे हो इसलिए आपसे सब लोग प्यार प्यार से बात करें। नहीं, आपने उनके लिए कुछ किया है और उन्होंने आपके लिए कुछ किया है, वो जो जुड़ाव है वो एक रिस्पेक्टफुल मैनर में हो, चौथी आवश्यकता उस बात से मिलती है। तो पहली 4 आवश्यकताएं हैं शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, प्रेम एवं संबंधता और सम्मान। ये व्यक्ति की अभाव जनित आवश्यकता है, यानी कि उसके जीवन की जो कमियां हैं उसको पूरा करते हैं। जब सम्मान के बाद जब उसको सम्मान भी मिल जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेज आती है आत्म का सच की, कि अब व्यक्ति अपने सेल्फ के बारे में सोचना शुरू करता है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या होना चाहिए, मैंने क्या किया है, मुझे क्या करना चाहिए था।
और जब व्यक्ति इस आवश्यकता की बात करता है तो ये उसकी आत्मोन्नति की आवश्यकता है, क्योंकि वो अब अपने बारे में सोच रहा है और अपनी जरूरतों के बारे में नहीं सोच रहा। अब वो अपनी उन चीजों को लेकर चल रहा है जो उसको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगी। दैट इज आत्मोन्नति की विशेषता है। आत्म ज्ञान सच के बाद ज्ञानात्मक जरूरत है, यानी कि व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है जिससे वो अपने आप को समझ सकेगा, क्योंकि वो खुद को समझेगा तभी वो दूसरों को भी बेहतरीन ढंग से समझ पाएगा। और अंतिम जो आवश्यकता है मास्लो के अकॉर्डिंग वो है सौंदर्य की आवश्यकता, कि जीवन में सौंदर्य का बहुत महत्व है और व्यक्ति की इन सब जरूरतों के पूरी होने के बाद वो खूबसूरती के बारे में बात करता है। खूबसूरती ये नहीं कि आपके होंठ बहुत सुंदर है, आपकी आंखें बहुत सुंदर है या आपका फिजिक बहुत सुंदर है, वो तो सब यहाँ पर आ जाएगा प्रेम सुंदरता में। यहाँ पर सौंदर्य की बात है कि प्रकृति में सौंदर्य, हर इंसान में सौंदर्य, आपको मन में आनंद की प्राप्ति हो, जो कि मुख्य रूप से जो लोग सांसारिकता को त्याग देते हैं वहां पर इस ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो मास्लो ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में ये आवश्यकताएं होती हैं और लगभग इसी क्रम में होती हैं, पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी एक आवश्यकता को स्किप करके दूसरी आवश्यकता पर पहुंच जाता है। यानी कि जब उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं तो हो सकता है कि उसकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकता भी पूरी हो जाए। मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा व्यवसाय मिल जाता है आपको जिससे आपकी मूलभूत आवश्यकताएं तो पूरी होती हैं, आपको सिक्योरिटी भी मिल जाती है। दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो थोड़ा आपकी प्रेम एवं समृद्धता की बात आएगी। कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस ऐसे भी होते हैं जब लोग डायरेक्ट आत्म के बारे में बात करने लगते हैं, बट दे आर द एक्सेप्शंस नॉट द जनरल। ठीक है, आवश्यकता तो प्रेरणा क्या हुई, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके मन में और आपके भौतिक वातावरण, आपके घर में, आपके समाज में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आप कि अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए जिस भाव के साथ चलते हो वो आपकी प्रेरणा है कि मुझे क्या चाहिए। तो प्रेरणा क्या है, आपकी जरूरतों को कैटेगराइज कर देती है कि इनमें से कौन सी जरूरत आपको सबसे पहले पूरी करनी है, आप उसी के लिए काम करना शुरू कर देते हो। दैट इज योर प्रेरणा, जो आपको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थितियां देती है, प्रेरित करती है। नंबर 3 है पॉइंट इसका, अभिवृत्ति और रुचि। अभिवृत्ति एक मानसिक उन्मुखता है, यानी कि आप मानसिक रूप से किन्हीं चीजों को लेकर स्टैंड आउट कर जाते हो, आप मान लेते हो कि मैं ऐसा ही हूं, वह आपकी अभिवृत्ति है। इसे अर्जित किया जाता है, यानी कि अभिवृत्ति, जैसे अभिवृत्ति को अंग्रेजी में एटीट्यूड कहते हैं। तो आप देखेंगे कि एटीट्यूड जो है वो आपका बाय बर्थ नहीं होता, बच्चा एटीट्यूड लेकर पैदा नहीं होता, लेकिन जब आप उस वातावरण में, किसी विशेष प्रकार के वातावरण में या सामान्य वातावरण में बढ़ते हो, आपका विकास होने लगता है, आप बच्चे से बड़े होने लगते हो, तो आप देखते हो अलग अलग स्थितियां होती हैं, कभी आपकी जरूरतें पूरी होती हैं, कभी नहीं होती। अगर आपकी जरूरत हर बार छीन कर पूरी होती है, मान लीजिए कोई परिवार जो है वो आपको आपकी जरूरतों का सामान नहीं देता और आपको हर बार दूसरे से छीनना पड़ता है, तो आपका एटीट्यूड क्या बनेगा कि लोग हेल्प नहीं करते हैं। समझ रहे हैं आप? या फिर आपको जीवन में कुछ इस तरह के अनुभव मिलते हैं कि आपने महसूस किया कि मुझे प्यास लगी और आपकी मदर पानी ले आई, या आप विद्यालय में हैं, आपको कोई काम करना नहीं आ रहा, तो जो आपके टीचर्स हैं, आपके स्टूडेंट्स, आपके साथ के जो मित्रगण हैं, आपके सीनियर्स हैं, वो आपको आके बहुत अच्छे से मदद करते हैं, तो आपका एटीट्यूड किस तरह डेवलप होगा कि सब लोग बहुत मददगार होते हैं, यानी कि समाज जो है वो अच्छा होता है, जीवन जो है वो अच्छा है। तो इसे अर्जित किया जाता है, इसे आप सीखते हैं। अर्जित का मतलब इसे आप सीखते हैं। ये जो अभिवृत्ति है आपकी, ये आयु, स्वास्थ्य और परिवार के स्तर आदि के अनुसार बदलती है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपकी आयु बढ़ती जाती है, आपको समाज के बारे में, अपने बारे में समझ जो है विकसित होने लगती है, बढ़ने लगती है, तो आप की अभिवृत्ति बदलती है उसके हिसाब से। अगर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, आप हर काम को खुद से कर पाते हैं, दूसरों की भी मदद कर पाते हैं, तो आपका जो एटीट्यूड होगा वो कैसा होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा, आप मदद नहीं लेना चाहेंगे। समझ रहे हैं? लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है और आपको बार बार मदद लेनी पड़ती है, तब आपका एटीट्यूड कैसा होगा, दूसरों के टुवर्ड्स
अगर आपको बार बार किसी से कोई चीज मांगनी है तो आप उससे प्यार से बोलोगे कि गुस्से से बोलोगे? अगर बार बार आपको ये लगता है कि कोई व्यक्ति आपको पकड़ के स्कूल तक लेकर जाए और स्कूल से वापस लेकर आए, तो आप उस व्यक्ति के साथ एडजस्टमेंट करके चलेंगे, तो आपकी जो अभिवृत्ति है, आपको जो एटीट्यूड है, वो एडजस्टिव बन जाएगा। आपकी फैमिली का लेवल भी सेम चीजें आपका डिसाइड करता है। अगर आप बहुत धनी हैं, बहुत रिच फैमिली से आते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपके एटीट्यूड में एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो आप लापरवाह हो सकते हैं। जरूरी नहीं है, पर मे भी आप लापरवाह हो सकते हैं। आप किसी के लिए बहुत केयरफुल ना रहें, बहुत इमोशनल ना हो। लेकिन यदि आपके परिवार का स्तर जो है वो कमतर है, आपको बार बार लोगों से मदद मांगने के लिए जाना पड़ता है, तो आपका एटीट्यूड हम्बल होगा, आपके एटीट्यूड में रिक्वेस्टिंग वर्ड्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तो वो ये सब चीजें क्या है, परिवार के अनुसार बदलती हैं, स्वास्थ्य के अनुसार बदलती हैं, आयु के अनुसार बदलती हैं। तो आप अपने एटीट्यूड को बदल सकते हो। रुचि रुचि क्या है आपकी? कि विद्वानों के द्वारा ऐसा समझा जाता है कि रुचियों के आधार पर व्यक्ति की अभिवृत्तियों का विकास होता है और आयु के अनुसार रुचियों का स्थायित्व बढ़ता जाता है। अब जो रुचि को मानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि हर किसी न किसी काम के लिए आप बहुत इजी महसूस करते हैं किसी काम को करने में, तो आपकी उसमें रुचि बन जाती है। आपको कोई चीज देखनी बहुत अच्छा, मान लीजिए आपको कोई नाटक बहुत अच्छा लगता है, कोई इंसान बहुत अच्छा लगता है, कोई पाठ बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, आपको कहानियां अच्छी लगती हैं, तो आपकी उसमें वो जो अच्छा लगना है आपका, वो आपकी रुचि बन जाएगी। और उस रुचि के आधार पर भी आपकी अभिवृत्ति यानी कि आपके एटीट्यूड का विकास हो सकता है। विद्यार्थियों के संदर्भ में या शिक्षा के संदर्भ में हम अभिवृत्ति और रुचि को कैसे देखेंगे कि जो बालक की जो शिक्षा है और शिक्षा की जो व्यवस्था है, वो उसकी रुचि और उसकी योग्यताओं के अनुसार होनी चाहिए, ताकि उसमें बेहतर अभिवृत्तियों का विकास हो, ताकि वो एक बेहतर इंसान बने। उसमें दूसरों के लिए दया की, परोपकार की भावना हो, समानुभूति की भावना हो, दूसरों का सहायता करने की भावना हो, लोगों को विकसित करवाने में उनकी उनकी लेग पुलिंग ना करे, उनकी टांग ना खींचे, बल्कि उनको मदद करे वो आगे बढ़ने में। इस तरह की जो शिक्षा हो, वो कब हो, इस तरह का एटीट्यूड बच्चों में कब डेवलप होगा? जब उनकी शिक्षा उनकी रुचि व योग्यताओं के अनुसार होगी। और इसके लिए अभिभावकों को और अध्यापकों को बहुत प्रयास करना पड़ेगा। उनके मध्य एक बेहतर नियमित संवाद उनको करना पड़ेगा, ताकि अध्यापक को अगर कोई समस्या है बच्चे से, तो वो अभिभावक को बता पाए, और अगर अभिभावक को कोई परेशानी है तो वो अध्यापक को बता पाए, और एक दूसरे की मदद अभिभावक यानी कि माता पिता और अध्यापक कर पाए। इससे क्या होगा? अगर बच्चे की जो शिक्षा है वो उसकी रुचियों के अनुसार होती है, तो उसमें बेहतर अभिवृत्तियों का विकास होगा, नंबर 1। नंबर 2, बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि जब बच्चा अपनी रुचि के अनुसार विषय पढ़ेगा, रुचि के अनुसार किसी शिक्षण विधि से पढ़ेगा, तो उसको रिजल्ट्स भी हमें बहुत बेहतर मिलेंगे उसके। मान लीजिए किसी बच्चे को किताब पढ़ना बहुत पसंद नहीं है, वो लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ सकता, तो हम उसे स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ा रहे हैं, थिएटर से पढ़ा रहे हैं, मूवीज दिखाकर पढ़ा रहे हैं, तो उसको उसमें इंटरेस्ट है, तो उसको बहुत ध्यान से देखेगा और उसको वो कॉन्सेप्ट समझ भी आएंगे। तो नो डाउट जब उसको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे तो वो एग्जाम में बहुत बेहतर लिखेगा और उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। नंबर 3, कुशलताओं के विकास के लिए। कुशलताओं का विकास कैसे होगा? जब उसको समझ आएंगी चीजें, तो वो उनका इस्तेमाल भी कर पाएगा। नवाचारों को प्रेरित करने के लिए कि अलग अलग नई नई चीजें बच्चा डेवलप कब कर सकता है? आप किसी को जबरदस्ती कागज और कैंची देकर बिठा दीजिए और कहिए कि कुछ क्रिएटिविटी दिखाओ, कुछ क्रिएटिविटी दिखाओ, और बच्चे का इंटरेस्ट बिल्कुल उस कागज को काटने में नहीं है, तो वो नहीं कुछ कर पाएगा। लेकिन अगर बच्चे का इंटरेस्ट ड्राइंग करने में है, अगर बच्चे का इंटरेस्ट ड्राइंग करने में है या इवन पेपर कटिंग में भी है, लेकिन उसको आपने कुछ सिखाया नहीं, उसकी रुचि के अकॉर्डिंग नहीं बताया, तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने उसको बहुत जिस तरीके से वो सीखना चाहता है कि उसकी रुचि का विकास किस तरीके से, अगर आपने वैसे उसको बताया है, तो वो बच्चा अपने आप से भी नई नई चीजें बना पाएगा, चाहे वो पेपर कटिंग हो, चाहे वो पेपर फोल्डिंग हो, या कोई ड्राइंग हो, या किसी भी विषय की बात हो। इसमें इंजीनियरिंग के बच्चे भी हैं सपोज, आपने कई मूवीज में से एग्जांपल्स देखे होंगे कि जब बच्चे ने अपनी रुचि का विषय नहीं पढ़ा, तो उसने वो जबरदस्ती माता पिता और अध्यापकों के दबाव में वो डिग्री तो ले ली, लेकिन वो उस डिग्री का इस्तेमाल अपने जीवन में
नहीं कर पाया, कुछ बच्चे तो सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन का ही अंत हो जाएगा तो कहाँ विकास रहेगा, और शिक्षा की प्रक्रिया तो अपने आप में पूरी तरह असफल मानी जाएगी, फेल मानी जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों की शिक्षा और शिक्षा की जो व्यवस्था है वो उनकी रुचियों के अकॉर्डिंग हो, ताकि उनमें बेहतर अभिवृत्तियों का विकास किया जा सके। अब है उद्देश्य और महत्वाकांक्षा, और ये सभी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार हैं। और इन मनोवैज्ञानिक आधारों को हम क्यों समझ रहे हैं, मैं बार बार आपको रिवीजन करा रही हूँ कि बालक अपने आप में अनोखा होता है, इसीलिए हमें, बालक भी कोई इंसान भी, इसीलिए हमें शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधारों को समझने की जरूरत है। यहाँ पर उद्देश्य और महत्वाकांक्षा की बात है कि उद्देश्य और महत्वाकांक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए प्रत्यय हैं। जब व्यक्ति अपनी रुचि व क्षमताओं के अनुसार जीवन में किन्हीं भौतिक व मानसिक सुविधा या वस्तुओं आदि को प्राप्त करने की इच्छा करता है तो वो व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य कहा जाता है। कब? जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अपने जीवन में कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है तो वो उसका उद्देश्य होगा। लेकिन यदि वो अपने आप को जाने बिना अपनी इच्छा का निर्धारण कर लेता है कि मुझे ये पाना है, मान लीजिए कोई बच्चा कहता है मुझे आईएएस बनना है, लेकिन उसका सराउंडिंग ऐसा नहीं है, उसका जो आईक्यू है वो इतना नहीं है, या फिर कुछ भी चीजें, क्योंकि हर व्यक्ति तो आईएएस नहीं बन सकता, तो मान लीजिए उस बच्चे में इतनी क्षमता नहीं है, वो निर्धारित कर लेता है, तो वो उसकी महत्वाकांक्षा होगी जो उसको परेशान भी कर सकती है। विद्यार्थियों के संदर्भ में उद्देश्य और महत्वाकांक्षा कैसे समझेंगे कि बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से ये समझने में मदद करना बहुत जरूरी है कि महत्वाकांक्षा और उद्देश्य में क्या फर्क है। उद्देश्य वो जो अपनी योग्यता के अनुसार निर्धारित किया गया, और महत्वाकांक्षा वो जो अपनी योग्यता से बाहर निर्धारित किया गया, अपनी योग्यता को बिना जाने निर्धारित किया गया। विद्यार्थियों के संदर्भ में ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर समय में क्या होता है कि महत्वाकांक्षाओं को ही उद्देश्य मान लिया जाता है। प्राय महत्वाकांक्षा को उद्देश्य क्यों मान लेते हैं? क्योंकि लोग कोई भी किसी भी विद्यालय में जाइए, किसी भी महाविद्यालय में जाइए और बच्चों से पूछिए आप क्या बनना चाहते हैं, तो बच्चे बहुत बड़ी बड़ी चीजों का नाम लेंगे। कोई हीरो बनना चाह रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई कैप्टन बनना चाह रहा है, कोई पायलट बनना चाह रहा है। समझ रहे हैं? उसका रास्ता क्या है नहीं पता, उनमें सक्षमता है या नहीं पता, कुछ नहीं पता, सिर्फ उन्होंने उसका ग्लैमर देखा है शब्द का, और उसके हिसाब से वो जीवन के एम्स जो निर्धारित कर लेते हैं। तो ये बच्चों के विकास के संदर्भ में कुछ त्रुटिपूर्ण दिखते हैं, मुझे जान पड़ता है, और कुछ गड़बड़ लगता है। नंबर 2, अभिभावक जो है वो अभिभावकों की महत्वाकांक्षाओं को भी बालकों के उद्देश्य बनाकर सुनिश्चित किया जाता है। बहुत बार आप देखेंगे कि पेरेंट्स जो बनना चाहते थे वो खुद तो नहीं बन पाए, पर अपने बच्चों के ऊपर वो वाली चीज को थोप देते हैं। जैसे कि कुछ पेरेंट्स सिंगर बनना चाहते थे लेकिन वो नहीं बन पाए, तो वो अपने 2-2.5 साल के बच्चे को ही म्यूजिक स्कूल में डाल देते हैं ताकि वो बहुत अच्छा सिंगर जो है वो बन पाए। बच्चे की रुचि क्या थी तो समझने और जानने का मौका ही नहीं मिला। और इनफैक्ट जिस बच्चे को आप ढाई से 3 साल तक डांस की ट्रेनिंग दे रहे हो या फिर सिंगिंग की ट्रेनिंग दे रहे हो, या उसको ट्यूशंस में डालकर, एकेडमिक्स में डालकर इंजीनियरिंग बनाना चाह रहे हो, मेडिकल में डॉक्टर बनाना चाह रहे हो, तो वो बच्चा खुद भी वो इतना इतना उसका प्रशिक्षण इतना ज्यादा हो जाता है, उसका ट्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो खुद भी नहीं समझ पाता कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है। और आप देखेंगे बहुत बड़ी उम्र तक के लोगों को जाने के, बहुत बड़ी उम्र तक हो जाने के बाद भी बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है या वो खुद क्या करना चाहते हैं। तो ये समझना जो है वो बहुत जरूरी है, और अभिभावकों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को बालकों का उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए। प्राय दीर्घ काल तक बालकों में अपने उद्देश्यों को लेकर स्पष्टता नहीं आती है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों की असफलता का बहुत बड़ा कारण है ये, क्योंकि वो पेरेंट्स के दबाव में कुछ कर लेते हैं, लेकिन लेटर ऑन 25-26 साल और मे भी 30 साल के उन्हें समझ आता है ये तो हम करना ही नहीं चाह रहे थे, ये बात तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी, तो वो वहां पर छूट जाते हैं। तो उनके उद्देश्यों और महत्वाकांक्षाओं को शैक्षिक संदर्भों में समझा जाना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधारों में बुद्धि और योग्यता। कि बुद्धि को सामान्य शब्दों में किसी व्यक्ति के किसी कार्य को करने की या जीवन की घटनाओं को समझने की एक मानसिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बेसिकली जो बुद्धि है वो एक
परीक्षा प्रक्रिया की तरह से है। जो एग्जाम होते हैं वो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि बच्चे की बुद्धि को चेक करने के लिए ही होते हैं। तो किसी व्यक्ति के काम करने की स्थिति क्या है, मानसिक क्षमता क्या है, किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करने या किसी घटना या परिस्थिति को प्रभावी ढंग से समझने के लिए भी बुद्धि की जरूरत होती है। लेकिन आप उसे कितना समझे हैं और आपने उस परिस्थिति में किस तरह का, कितने प्रभावी ढंग से बात की है, व्यवहार किया है, उस स्थिति को संभाला है, ये आपकी योग्यता है। बहुत सारे लोग इसको पहले, आजकल तो इसके बारे में बहुत ज्यादा शोध हो चुके, बहुत रिसर्च हो चुकी, लेकिन कुछ सालों पहले तक ये माना जाता था कि बुद्धि और योग्यता एक ही है। यानी कि अगर किसी इंसान में इंटेलिजेंस है, कोई बहुत बुद्धिमान है, तो वो बहुत योग्य भी होगा। ठीक है। अगर, जी हाँ, तो बुद्धि को मुख्य रूप से हमने पहली वाली वीडियो में बात भी की थी कि बुद्धि लब्धि के रूप में देखा जाता है, और इस बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग ही टर्मन आदि विद्वानों ने बुद्धि लब्धि के परीक्षण किए हैं, जिसमें उसने ये कहा है कि अगर इतने अंक आते हैं, 20 से 85 तक अंक आते हैं, बच्चा पिछड़ा हुआ है, मंद बुद्धि है, और उतना है तो एवरेज है, फिर 120 140 से ज्यादा है तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, 150 से ज्यादा तो बच्चा गॉड गिफ्टेड है, इस टाइप से। लेकिन इसके बाद की जो रिसर्च है उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात आती है, यानी कि बहुबुद्धि की बात आती है। यानी कि ये माना जाता है कि अब वो वाली बुद्धि की बात नहीं है जो पहले होती थी। अब तो ये कहेंगे कि हो सकता है कोई बच्चा गणित में किसी की बुद्धि नहीं चलती, हिंदी में चलती है। किसी बच्चे की बुद्धि जो है वो घर के कामों में नहीं चलती, लेकिन बाहर के कामों में चलती है। किसी की बाजार में चलती है, बाजार में नहीं चलती, घर के काम में चलती है। तो अलग अलग बुद्धियां होती हैं, और इन अलग अलग बुद्धियों के आधार पर अलग अलग योग्यताएं भी होती हैं। तो आज की तारीख में बुद्धि और योग्यता दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। हो सकता है कि लोग आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए बहुत बुद्धिमान ना मानते हो, लेकिन आपने अगर उस कार्य के लिए अभ्यास किया है तो आपकी योग्यता उस काम में बहुत बेहतर हो सकती है। हो सकता है आपको किताब पढ़नी नहीं आती, आपकी रुचि नहीं है, और आप बहुत कोशिश करने के बाद भी पुस्तक पढ़ना नहीं सीख पाए या अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाए हैं, लेकिन वो अंग्रेजी ना बोल पाना आपकी किसी व्यक्ति से व्यवहार करने की योग्यता को प्रभावित नहीं करेगा। कर भी सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं करेगा, कर भी सकता है। डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस बेसिकली, कि आप कितने कॉन्फिडेंस से सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं। नंबर 2, जिस विषय पर बात कर रहे हैं, अगर उस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तो भाषा इतना मैटर नहीं करेगी। लेकिन ये बात शिक्षा की दृष्टि से कैसे हम देखेंगे, इसको देखेंगे कि विद्यार्थियों की दृष्टि में पूर्व में से एक रूप में माना जाता था, लेकिन आजकल इसको अलग अलग रूपों में जाना जाता है। ठीक है। और इसको अलग अलग रूप में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्यों, क्योंकि मल्टी इंटेलिजेंस, मल्टी एबिलिटी की बात आजकल होती है। तो अब बुद्धि के मापने या किसी व्यक्ति, किसी बच्चे के जो सर्वांगीण विकास, उसमें कितना विकास हुआ है, उस विकास में दोनों चीजों को काउंट करते हैं, बुद्धि को भी और योग्यता को भी। पहले सिर्फ बुद्धि को करते थे। जब सिर्फ बुद्धि को करते थे तो आपका एक रिटर्न पेपर होता था कि 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें अगर आपके 90 नंबर आ गए, 90 से ज्यादा आ गए, आप इंटेलिजेंट, अगर आपके 10 नंबर आए तो आप बुद्ध, बेवकूफ। ठीक है। लेकिन उसके हिसाब से, सिर्फ एक पेपर के हिसाब से। लेकिन अब जो विकास है उसको बुद्धि और योग्यता दोनों रूपों में देखते हैं। बुद्धि और योग्यता जमा करके देखते हैं। कैसे? कि जो रिटर्न पेपर है आपका, वो आपकी बुद्धि की जांच करता है। कुछ हद तक योग्यता भी है उसमें, पर वो बेसिकली आपकी बुद्धि के लिए है। और जो आपकी नॉन करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जैसे कि आपके स्पोर्ट्स हैं, कुकिंग में जब आप कुकिंग करते हो किचन में जाके, स्कूल में होम साइंस लेकर, या ड्राइंग करते हो, वो सब क्या है, आपकी योग्यताओं को जांचने के पैमाने हैं। आजकल योग का पेपर, योग भी होता है ना अभी, उसमें योग आसन करवा कर देखे जाते हैं, तो कोई रिटर्न एग्जाम वहां पर सच नहीं होता। तो जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, चाहे वो ड्राइंग है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो डांस है, चाहे वो आपका ब्यूटी कल्चर है जिसमें आपको मेकअप करना सिखाया जाता है, चाहे आपकी कुकिंग है, चाहे आपके स्पोर्ट्स है, कुछ भी है, उन सब का ग्रेड भी अब आपके विकास में काउंट होता है। यानी कि आपकी रिपोर्ट कार्ड में आप रिटर्न पेपर के एग्जाम, रिटर्न पेपर में आपके जो मार्क्स मिले हैं वो भी लिखे होते हैं, प्लस आपने नॉन अकेडमिक में जो किया है, को करिकुलर एक्टिविटीज में जो आपके अचीवमेंट्स हैं, वो भी साथ साथ लिखे जाते हैं, उसमें ग्रेडिंग की जाती है। और आजकल उस ग्रेडिंग का वैल्यू भी है, यानी कि वो वर्थफुल मानी जाती है। जो सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं उनका आपके एडमिशन में बहुत बड़ा योगदान
होता है आजकल। अभिभावक, अध्यापक, विद्यालय व आजीविका प्रदान करने वाली संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थियों का बहुपक्षीय मूल्यांकन किया जाए, केवल रिटर्न पेपर के आधार पर ना हो, बल्कि उनको अलग अलग सेगमेंट्स में बांटकर उनका मूल्यांकन किया जाए, बल्कि रिटर्न भी हो और कुछ एक्टिविटी भी करवा के देखी जाए, ताकि बुद्धि का भी माप हो और योग्यता का भी हो, और अल्टीमेटली आपको बच्चे के बारे में सर्वांगीण जानकारी प्राप्त हो। फिर है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। एक व्यक्ति के लिए ये शिक्षा के मनोविज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि आपका परिवार, आपका समाज, आपका विद्यालय, आपका महाविद्यालय और उस विद्यालय में जो रीति रिवाज चलते हैं, जो कानून चलते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं वहां पर, उन सब का बालक के या व्यक्ति के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो एक व्यक्ति के लिए परिवार उसका प्रथम समाज होता है, तत्पश्चात उसका मित्र, तत्पश्चात समाज समूह उसके समाज में शामिल होता है। इसको ब्यूनो फ्रेरे का मॉडल कहते हैं। ब्यूनो फ्रेरे, एक व्यक्ति के लिए परिवार पहला समाज, मित्र दूसरा और मित्र उसके दूसरे समाज में शामिल होते हैं। इसके पश्चात पास पड़ोस, विद्यालय, टीवी, मोबाइल आदि यंत्र के रूप में उसके समाज का निरंतर विस्तार होता जाता है। तो परिवार, समुदाय, फिर नगर, फिर राज्य, फिर राष्ट्र, फिर विश्व, इस तरह से व्यक्ति के जीवन का या समाज का विस्तार होता जाता है। तो व्यक्ति के समाज का क्रम से विस्तार जिन मूल्यों, विश्वासों, आस्थाओं, नैतिकताओं व नियमों के साथ होता है, इनसे व्यक्ति व समाज की संस्कृति का निर्माण होता है। ठीक, और वो किस तरह के विश्वास के साथ काम करता है, जीता है, किस तरह के मूल्य हैं उस समाज में या परिवार में या महाविद्यालय में, शैक्षिक संस्था में, किस तरह की आस्थाएं हैं वहां पर, किस तरह की नैतिकताओं का पालन वहां पर किया जाता है, इन सब से मिलकर वहां की संस्कृति का निर्माण होता है। यही संस्कृति उस बच्चे में नैतिकताओं का आधार बनती है, विश्वासों का आधार बनती है, उसकी आस्थाओं का आधार बनती है। तो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए इन सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भों को समझना बेहद जरूरी है। मुख्य रूप से घर, विद्यालय आदि में समझना महत्वपूर्ण रहेगा। तो निष्कर्ष रूप में हम देखेंगे कि परिवार, मित्र समूह, विद्यालय और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उपयुक्त सभी कारकों के माध्यम से अनुभव जो बालक है वो अनुभव प्राप्त करता है, चिंतन प्राप्त करता है, अभिवृत्तियां, रुचियां, प्रत्यक्षीकरण आदि समन्वित रूप से बालक की पहचान का, उसके व्यक्तित्व का सृजन करते हैं। एक बालक के अनोखेपन का सम्मान करते हुए उसके विकास में सहायता करके हम अंततः समाज व राष्ट्र का विकास करने में सहयोग करते हैं। तो आप एक बार फिर से देखेंगे कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधारों में सबसे महत्वपूर्ण बात कि बालक अपने आप में, व्यक्ति अपने आप में अनोखा होता है। इसीलिए इस एक लाइन में आपके इस क्वेश्चन का आंसर है कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार को समझना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक और व्यक्ति अपने आप में अनोखा होता है